अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, सबसे पहली जो हमारी स्टोरी है वो है जी कि वफाकी जो काबीना है उसमें इजाफा हो गया और तकरीबन 2 दर्जन से जायद वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुआवनीन और मुशीरान को शामिल कर लिया गया। कुछ ने हलफ उठा लिया है, कोई 3 इस तरह के थे जो ट्रैफिक जैम की वजह से हलफ नहीं उठा सके, लेकिन सबसे खास बंदा उसमें वो है जिसने हलफ उठाया है, वो है परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब, आपको याद होगा, पीटीआई गवर्नमेंट में वजीर दिफा भी थे और उससे पहले पीटीआई की तरफ से वो केपीके के वजीर आला भी थे और दस्ते राज थे इमरान खान साहब के। आज वो दस्ते राज हाथ टूट के वफाकी काबीना में क्यों शामिल हो गया, दुश्मनों के साथ क्यों शामिल हो गया, ये पूरी डिटेल से स्टोरी जानिए आज। अब परवेज खटक साहब सारे इलेक्शन नहीं जीत सके थे। उससे पहले उनका ख्याल ये था कि 2024 का जो इलेक्शन है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तबाही फैला देंगे। इमरान खान साहब बुरी तरह हार जाएंगे क्योंकि उन्होंने, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने बहुत काम किया, तो इसमें कोई शक भी नहीं कि परवेज खटक साहब ने काम बहुत ज़्यादा करवाए थे और उनका ख्याल ये था कि सूबा जो है ना उनका एहतराम करेगा और उसके साथ साथ क्योंकि मैना प्रिंसिपल हैं और इमरान खान साहब वाकई परवेज खटक साहब का एहतराम भी करते थे और परवेज खटक साहब से डरते भी थे। उसकी एक वजह यह थी कि पूरी पार्टी के अंदर एक फार्मूला मशहूर था, उसको कहते थे परवेज खटक फार्मूला। अच्छा। और परवेज खटक फार्मूला ये था कि परवेज खटक साहब इमरान खान साहब से जब भी बात करते थे, बात करने के बाद वो ये कहते थे कि अब अगर आप इस बात से पीछे हटे तो मैं मीडिया में जाऊँगा, मैं ये बताऊँगा कि इमरान खान साहब ने मेरे साथ ये वादा किया था, मैंने इसके बिहाफ पे ये कमिटमेंट की थी, लेकिन अब इमरान खान साहब पीछे हट रहे हैं इससे। तो वो ये बाकायदा इमरान खान साहब को ये कह के आते थे कि अगर आप बात से पीछे हटे, आपने यू टर्न लिया, तो मैं आपके खिलाफ गवाही दे दूंगा। तो इस वजह से परवेज खटक फार्मूला था कि जब भी किसी जगह कोई चीज़ उलझ जाती थी, फंस जाती थी, तो परवेज खटक साहब को भेजा जाता था। परवेज खटक साहब इमरान खान साहब को ये बता के आते थे और इमरान खान साहब अगर एग्री करते थे तो फिर परवेज खटक साहब बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या कोई ना कोई कमिटमेंट या वादा करते थे किसी के साथ। दूसरा ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब थे उस वक्त भी, और इमरान खान साहब जो भी फार्मूला देते थे परवेज खटक साहब लेके एस्टैब्लिशमेंट के पास आते थे और एस्टैब्लिशमेंट का जो भी फार्मूला या पैगाम होता था वो परवेज खटक साहब को दिया जाता था, परवेज खटक जाके इमरान खान साहब को पहुंचाते थे। इवन इमरान खान साहब ने आखिर में जब जनरल बाजवा साहब के साथ इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो गए तो उन्होंने परवेज खटक साहब को दरमियान में डाला था और परवेज खटक साहब ने जनरल बाजवा साहब को फ़ोन करके कहा था कि सर आप तो बहुत ज़्यादा दूर हो गए हमसे, तो इतनी भी क्या दूरियाँ। तो उसके बाद जनरल बाजवा ने कहा था कोई मसला नहीं, आप बताएं कि मैंने करना क्या और मुलाकात कहाँ करनी है। ठीक है। तो फिर परवेज खटक साहब ने कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाएं। तो फिर जनरल बाजवा साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस आते, जबकि ठीक ठाक इख्तलाफात थे इमरान खान साहब के जनरल बाजवा साहब के साथ, और ये वही मुलाकात है जिसके अंदर इमरान खान साहब ने फिर जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपोजिशन को समझाएं और उनसे कहें कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें। और उसके बाद फिर जनरल बाजवा साहब ने कहा था ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। फिर उन्होंने जो जनरल अंजम साहब थे, जो DGSI थे, उनके नदीम अंजम साहब, उन दोनों वो उनको साथ लेकर फिर उन्होंने अपोजिशन के साथ मुलाकात की थी और उस दौरान भी परवेज खटक साहब भी उसके दरमियान शामिल थे। फिर आखिर में परवेज खटक साहब को ही इमरान खान साहब ने भेजा था कि जनरल बाजवा साहब को ऑफर कर दें कि हम आपको ता हयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं, और ये बात भी परवेज खटक साहब ने की थी। और उसके लिए वो जब जा रहे थे उन्होंने बात की जनरल बाजवा साहब से, तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि ये बात फ़ोन पे नहीं हो सकती, आप इस तरह करें कि आप ISI के दफ्तर जाएं। ठीक है। और वहाँ पे जनरल नदीम अंजम साहब के पास एक फ़ोन है जो वो सेफ़ है, तो जो भी बात करनी है आपने आप उससे करें। ठीक है। तो फिर परवेज खटक साहब फौरी तौर पर DGSI के दफ्तर गए थे और वहाँ पे जो सेफ फ़ोन था उसके जरिए उन्होंने फ़ोन पे बात की। उन्होंने कहा कि खान साहब ये कह रहे हैं कि ता हयात हम आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन से हमारी जान छुड़वाएं। तो इस हद तक परवेज खटक साहब जो थे वो जनरल बाजवा साहब के साथ लिंक थे। फिर जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हो गई और PDM की गवर्नमेंट शुरू हो गई तो उसके बाद भी परवेज खटक साहब ही राब्ता थे इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब के दरमियान। बल्कि जब जनरल बाजवा की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई तो ये मुलाकात भी परवेज खटक साहब ने करवाई थी। परवेज खटक साहब पैगाम लेके गए थे और परवेज खटक साहब के ख्याल ये था कि जो परवेज खटक साहब का घर है वहाँ जनरल बाजवा साहब भी आ जाएंगे और इमरान खान साहब भी आ जाएंगे। अच्छा। तो जनरल बाजवा इस चीज़ पे राजी नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि ये सेफ नहीं है, तो जब मैं वहाँ जाऊँगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये मुलाकात की जो डेस्टिनेशन है ठीक नहीं। फिर उसके बाद फैसला हुआ कि ईवान सदर के अंदर मुलाकात करेंगे। तो इस हद तक फिर जून 2023 था कि जब इमरान खान साहब यहाँ पे आए थे इस्लामाबाद में और जुडिशल कम्प्लेक्स में, और उस वक्त बकौल इमरान खान साहब के मुझे मारने की कोशिश की गई थी और उसमें क्योंकि उनको यहाँ लाए थे परवेज खटक साहब और परवेज खटक साहब ने उन्हें कहा था कि आप ज़रूर अदालत के सामने पेश हो, जब आप अदालत को अवॉइड करेंगे तो उससे आपके मसाइल में इजाफा होगा। लेकिन जब वो यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में किसी ने फ़ोन करके कहा कि आपके तो कत्ल करने की प्लानिंग होगी, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे पुलिस मौजूद है, वहाँ पे हजूम मौजूद है, किसी न किसी साइड से गोली चल जाएगी, कोई वहाँ पे अटैक होगा और आपकी जान को खतरा है। अच्छा। तो उस वक्त उन्होंने ये महसूस किया कि परवेज खटक साहब जो तो इस साजिश का हिस्सा हैं, तो फिर इमरान खान साहब परवेज खटक से फासले पे चले गए। उस दौरान परवेज खटक साहब की अहलिया का इंतकाल भी हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ना ताज़ियत के लिए आए ना उन्होंने ताज़ियत की। तो ये एक सिलसिला जो मुलाकातों का दोस्ती का था उस वक्त खत्म हुआ था क्योंकि उन्होंने ताज़ियत नहीं की थी परवेज खटक साहब के साथ। ठीक है। बहरहाल उसके बाद जब PTI टूट गई, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए, फिर इन्होंने एक नई PTI बना ली जिसमें महमूद खान साहब भी इनके साथ आ गए। इनका ख्याल ये था कि ये खैबर पख्तूनख्वा में ठीक ठाक सीट्स ले जाएंगे क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी इनके साथ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सके और पूरी तरह फ्लॉप हो गए।
तो उसके बाद इन्होंने शुरू में ऐलान कर दिया कि मैं सियासत से ताइब हो रहा हूँ, फिर इनको समझाया गया कि इस तरह सियासत नहीं छोड़ा करते, तो फिर दोबारा उन्होंने कहा कि नहीं मेरी पार्टी इंटैक्ट है, मैं यहाँ रहूँगा। लेकिन कुछ अर्सा तक ये फील कर रहे थे कि आइसोलेट हो गए हुए हैं और कोई इनको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लोगों ने इनको फरामोश कर दिया। तो फिर इन्होंने एक रास्ता निकाला था मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी में शामिल होने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इन्होंने 3-4 ऊपर नीचे मुलाकातें की। फिर इन्हीं की तरफ से, इन्हीं की फैमिली की तरफ से ये खबर निकलनी शुरू हुई कि परवेज़ खट्टर साहब कल यानी 22 फरवरी को ऐलान कर रहे हैं JUI में शामिल होने के लिए। ठीक है। अब मेरा ख्याल ये, अब ये तज्जिया है, खबर नहीं है, मेरा ख्याल ये है कि ये खबर जब चली तो उसके बाद गवर्नमेंट को महसूस हुआ, एस्टैब्लिशमेंट को भी महसूस हुआ कि परवेज़ खट्टर साहब का मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाना ठीक नहीं है। ठीक है। ये नुकसानदेह चीज़ है, वेकअप कॉल थी, वेकअप कॉल है। और ये ज़ाहिर है अगर इनको ना रोका गया तो आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब मजीद तगड़े हो जाएंगे। तो फिर उनको ज़ाहिर है खींच के कि जनाब आप उधर ना जाएं, हम आपको गवर्नमेंट के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है इनको परवेज़ खट्टर साहब को एडजस्ट किया गया गवर्नमेंट। ठीक है। अब ये ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाया करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ घूमते फिरते रहा करेंगे, और उनके मशीर की हैसियत से इनके पास पावर्स भी होंगी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बहुत कुछ कर सकेंगे, कुछ फंड्स भी होंगे इनके पास। तो मेरा ख्याल है परवेज़ खट्टर साहब दोबारा सियासत के दायरे में वापस आए। ठीक तो है। ये लेकिन स्मार्ट आदमी है, सियासतदान है, उन्होंने अपनी गुंजाइश पैदा की है। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुश्मनी के अंदर आपको बहुत ये ख्याल रखना होता है कि जो दुश्मन का दुश्मन है वो आपका दोस्त जरूर होता है, लेकिन आपको ये भी देखना होता है कि वो आपका दोस्त बन सकता है जिसे आप दोस्त बनाने जा रहे हैं। तो ऐसी एक स्टोरी है, 2 ऐसे नाम हैं जो कि एंटी स्टेट हैं पाकिस्तान के इस वक्त, जो बज़ाहिर नजर आता है उनके बयानात से, उनकी चीज़ों से, और पाकिस्तान में कुछ भी गलत होता है तो ये लोग कंडेम नहीं करते। उनका साथ दिया इमरान खान साहब ने, लेकिन उन्होंने उसके बदले में इमरान खान साहब के साथ क्या किया, और इसके रिजल्ट में पूरी पार्टी जब खान साहब के पास जाके पहुंची तो उन्होंने खान साहब को एडवाइस क्या किया, और अब खान साहब क्या करने जा रहे हैं, ये पूरी स्टोरी आपको बताते हैं। अब देखिए 2 लोग हैं, जैसे मारंग बलोच हैं जिनका ताल्लुक ज़ाहिर है बलोचिस्तान के साथ है, खातून है, और मिसिंग पर्सनस के नाम पे उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो मशहूर हो गई बलोचिस्तान के अंदर। ये रियलिटी हकीकत है कि वो मशहूर हैं यूथ के अंदर भी और पुराने लोगों के अंदर भी। बल्कि जो एक बयानिया बलोचिस्तान का था, प्रोटेस्ट का बयानिया, वो उन्होंने हाईजैक कर लिया। अब सरदार जो बलोचिस्तान के, उनके पास कुछ नहीं है, उनके कहने पर लोग नहीं निकलते, मारंग बलोच के कहने पर लोग निकल आते हैं, और इंडियन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इनको, और सोशल मीडिया के अंदर उन्होंने बड़ी प्रोजेक्शन की इनके। दूसरे मंजूर पश्तीन साहब हैं जिनका ताल्लुक ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, और वो भी एंटी स्टेट उनका एक बयानिया है जो पूरी दुनिया को पता है। और जो एक नारा जो इस वक्त लग रहा था, पिछले दिनों भी लग रहा था, वो लम्स के अंदर, वो नारा मंजूर पश्तीन ने तख्लीक किया था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताता जाऊँ कि मंजूर पश्तीन साहब जो हैं वो आर्मी पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए हैं, और वहीं से इनकी पैदावार हुई है, वहीं से ये डेवलप हुए हैं, वहीं से ये जीते भी हैं। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है ये दूसरी साइड पर चले गए। तो ये दोनों जो लोग हैं, मारंग बलोच साहबा और मंजूर पश्तीन साहब, मैं ज़ाहिर इज़्ज़त के साथ इनका जिक्र कर रहा हूँ, ये एस्टैब्लिशमेंट या रियासत जो इनको पसंद नहीं करती, और सख्त खिलाफ रियासत की, क्योंकि उसकी वजह ये है कि रियासत की आंखों के अंदर रोज़ाना मिर्चें झोंकते हैं। तो कैसे कोई मुल्क तस्लीम करेगा? जो रियासत के खिलाफ है उसे रियासत पसंद करेगी क्यों? हाँ, स्टेट के खिलाफ है, जो स्टेट के खिलाफ है तो कौन उसको पसंद करेगा? कुदरती बात है, रियासत क्यों पसंद करेगी? सही आपने फरमाया। लेकिन अब इशू ये है कि इमरान खान साहब ने क्योंकि रियासत को चढ़ाना शुरू किया हुआ है, कभी वो जनरल याह्या खान पार्ट 2 कह देते हैं, कभी वो जानवर कह देते हैं, कभी वो बादशाह सलामत कह देते हैं, तो हर वो हरकत करते हैं जिससे स्टेट को तकलीफ हो सकती है या स्टेट की आंखों के अंदर रगड़ पड़ सकती है। ठीक है, रड़क जिसको पंजाबी में कहते हैं। तो हर वो हरकत वो करते हैं। तो उन्हें पता है कि मंजूर पश्तीन और मारंग बलोच को लोग पसंद नहीं करते, और एस्टैब्लिशमेंट तो बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो इमरान खान साहब ने इनके हक में ट्वीट्स करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने कहा जी इनको भी बुलाएं आप, अपोजिशन के जो अकट है उसके अंदर। तो जो यहाँ पे कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें भी इनको बुलाया गया था, इनको दावत दी गई थी, आप आके तकरीर करें। लेकिन समझदार लोग हैं, उन्हें पता था IFC वहाँ पे खड़ी है, हम जाएंगे तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, इस चक्कर में नहीं पड़े। तो इमरान खान साहब ने जब उनकी तारीफ की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये था कि मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन की तरफ से शुक्रिया का मैसेज आएगा इमरान खान साहब के लिए। लेकिन ना मंजूर पश्तीन ने शुक्रिया अदा किया इनका, और ना ही मारंग बलोच ने इनका शुक्रिया अदा किया। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इनकी जो तहरीकें थी जब इमरान खान साहब के दौर में चलती थी तो इमरान खान साहब ही उनको कुचलते थे। उस वक्त भी डंडा डोली होती थी ये दोनों तहरीकें जो थी। तो इमरान खान साहब से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वो समझते हैं कि ये भी उतने ही एजेंट हैं, इतने ही जिम्मेदार हैं जितने दूसरे लोग जिम्मेदार हैं।